तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो जाता है वो ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ी हुई है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स the observer that is observing the motion। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये मतलब हो जाता है वो ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास में दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। सबसे पहले टाइप की जो फ्रेम है वो होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जिसके अंदर में न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं। ठीक है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर में जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो वैलिड होता है, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या होती है? एनी फ्रेम विद जीरो एक्सेलरेशन, कोई भी ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है या तो वो फ्रेम रेस्ट पे हो, मतलब या तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो या वो ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर में एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें कि न्यूटन लॉ है वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहे हैं वैसा कुछ क्यों। एक अपने पास में एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर में एक मास बांधा हुआ है और जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसके बाहर में कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, यही ऑब्जर्वर है या यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, प्रॉपरली इस मोशन को नज़र लगा रहा है, मतलब प्रॉपरली इस मोशन को देख रहा है, मजे में बिल्कुल चिल एंड फन इसका चल रहा है। अब देखो ये पर्सन देखेगा तो ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में इसने mg बना दिया, ऐसा उसको मोशन दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि पूरी ही लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से जा रही है, फ्रेम तो रेस्ट पे ही है बेटा, जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो एम मास है वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बना के लिख देता है कि भाई टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ये आ जाता है इस केस में इसका बिल्कुल ही सही रिजल्ट निकाला है, बिल्कुल ही चकाचक रिजल्ट है, कोई दिक्कत की ही बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम करने वाले हैं। तो दूसरे टाइप की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन इनर्शियल है। प्रॉब्लम आती है कि अब नॉन इनर्शियल क्या हुई है इसका तो हमें पता ही नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ऐसी फ्रेम जिसके अंदर में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। ए फ्रेम इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, ऐसी फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब कैसी फ्रेम है ये? एनी फ्रेम मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, कोई भी ऐसी फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही हो, ऐसी फ्रेम को बोल देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ओके, एक एग्जाम्पल है अपने पास में, इस तरीके से है, एक मास m है और a एक्सेलरेशन से जा रहा है, सेम ही प्रॉब्लम है, बट इस केस में जो पर्सन है वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इसके अंदर ही बैठ गया है। अब ये पर्सन जो है, ये पर्सन तो एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब इसके ऊपर में आंसर गलत आने चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होना चाहिए। देखते हैं अब निकाल के। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर में जो रस्सी में टेंशन आएगी वो होगी टी, रस्सी का जो वेट होगा वो होगा एम जी। बट इस पर्सन को तो ये एक्सेलेरेशन नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो लिफ्ट के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा, इसको लगेगा कि यहाँ पे लगने वाले जो फोर्स हैं वो बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये इक्वेशन बना देता है T इज इक्वल टू एम जी, जो कि बिल्कुल ही रोंग है, गलत इक्वेशन है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम के लिए जो सही इक्वेशन थी वो क्या थी अपने पास में, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, या टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ऐसी कोई भी इक्वेशन लिखी आती तो सही थी, अदरवाइज ये वाली इक्वेशन है गलत। तो ऐसी फ्रेम को ही बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट निकाल के लाए हैं, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है सूडो फोर्स, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। तो उस फोर्स के बारे में लिखता हूं पहले। सूडो फोर्स, ये अपने पास में एक इमेजिनरी फोर्स है जो ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स that is applied to solve problems of non-inertial frame of reference, of non-inertial frame of reference, जिसका यूज किया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ओके, सूडो फोर्स एक्चुअल का कोई फोर्स नहीं है, सिंपली एक इमेजिनरी फोर्स है। तो इमेजिनरी फोर्स है तो एक्शन रिएक्शन पेयर वाले लो, जो न्यूटन थर्ड लो है, उनको भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सूडो फोर्स डज नॉट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लो, ये अपने पास में न्यूटन थर्ड लो को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स है, एक्चुअल में फोर्स है ही नहीं, तो ऐसे ही फॉलो कर लेगा। सूडो फोर्स है, उसकी वैल्यू बता देता हूँ। सूडो फोर्स है उसको लिखा जाएगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। सूडो फोर्स है इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, बॉडी का मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके बन जाएगा सूडो। और अगर मैं डायरेक्शन लिखूं सूडो फोर्स की, इसकी डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जिस तरफ बॉडी का जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स अपना लग रहा होता है, ठीक है। नोट करके ये वाला पॉइंट भी लिख लेना कि सूडो फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये लिख दिया नोट, NOTE। चलो अब जो प्रॉब्लम थी अपने पास में, दिक्कत वाली बात थी, वो सोल्व करके देखते हैं कि सूडो फोर्स कैसा मजा देता है। ऊपर वाली प्रॉब्लम, अबाउ प्रॉब्लम, ऊपर वाली प्रॉब्लम है उसको ले सोल्व कर देता हूँ मैं, चुटकियों के हिसाब से अब तो सोल्व हो जाएगी। ये है अपने पास में, लिफ्ट है, ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, इसके अंदर में जो एम मास था वो लगा हुआ था, ऊपर की डायरेक्शन में है टेंशन टी, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट है वो एम जी है। इस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स है वो हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। बट अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है
तो सूडो फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये है अपने पास में प्रॉब्लम। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या है, ये वाला पर्सन इसको देख रहा है तो उसको क्या नज़र आ रहा है, टेंशन ऊपर है, एम जी प्लस एम में, ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ये लो भाई, बिल्कुल ही सही रिजल्ट मिल गया है सूडो फोर्स को लगाने के बाद में। ये अपने पास में लगाया है हमने सूडो फोर्स ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अब सूडो फोर्स पे बेस्ड अपने पास में दो सिनेरियो आते हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। सिनेरियो नंबर 1, ठीक है, weight of man in lift going upward with acceleration a, ठीक है। एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, उसके अंदर कोई पर्सन है, उसका वेट कितना होगा, ठीक है, उसका वेट कितना नजर आएगा, ये हम करने वाले हैं। ये अपने पास में है डायग्राम, इसके अंदर में ए है अपने पास में, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके अंदर में एक पर्सन है, ठीक है, जो कि एक वेइंग मशीन है उसके ऊपर में खड़ा हुआ है। ये लो, ये है पर्सन, ठीक है, खड़ा हुआ है भाई, हवा में नहीं उड़ रहा है, ऐसे खड़ा हुआ है। इस पर्सन का जो वेट है उसको मेजर करते हैं कि उसका वेट कितना आता है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है तो इसका जो वेट है वो कितना आता है। इसके ऊपर में नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल इसका बन रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो एम जी है वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम यही नहीं होगा, इस पर एक सूडो फोर्स भी लग रहा होगा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी है, तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो होगा एम में, और नॉर्मल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस एम में। इस मैन का जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू आ जाती है एम इंटू जी प्लस ए। इस केस में जो जी प्लस ए है ये बन जाती है इसकी इफेक्टिव ग्रेविटी। जो ग्रेविटी जी लग रही थी वो अब जी ना लग के जी प्लस ए जैसी लगने लग गई। ऐसे केस में कई बार ये भी पूछ देते हैं कि इस पे इफेक्टिव ग्रेविटी क्या लग रही है। तो इसका नॉर्मल निकालते टाइम में हमने एम जी नहीं लगाया, एम इंटू जी प्लस ए लगाया, तो इसकी ग्रेविटी इफेक्टिव है वो जी प्लस ए है। आगे जाके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये सब करेंगे, उधर ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा इसको। तो ये है अपने पास में मैन का सिनेरियो, ठीक है। इस केस में जो लिफ्ट जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग की बात करूं मैं, तो उस वेइंग मशीन की रीडिंग हो जाती है नॉर्मल अपॉन जी एम इंटू 1 + जी बाई ए, ये हो जाता है यहाँ पे रीडिंग। सिनेरियो नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं। सिनेरियो नंबर 2, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, यही जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेशन कर रही हो, तब अपने पास में क्या रिजल्ट्स आएंगे। ओके बेटे, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ऐसे है वेइंग मशीन, इस तरीके से इसके अंदर में एक पर्सन बैठा हुआ है, इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ। अब जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कर रही है, तो जो सूडो फोर्स है ऊपर की तरफ लग जाएगा। क्या इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल प्लस एम में इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम में, नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है एम इंटू जी माइनस ए, जी की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो बन जाती है जी माइनस ए। ओके, इसकी अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो इसकी रीडिंग हो जाती है एम इंटू 1 - ए/, ये बन जाते हैं इस केस में रिजल्ट। कुछ भी मुश्किल रिजल्ट नहीं है, एक चुटकी में सोल्व कर सकते हो, हमने एक चुटकी में ही सोल्व किया है। ओके चलो, और अच्छे क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड उनको डिस्कस करते हैं। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, ए स्मॉल मेटेलिक स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडिंग फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार accelerating on a horizontal road with a constant acceleration a, the tension in the string attached with the metallic sphere is, ठीक है। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसको करते हैं। देखो, अपने पास में एक इस तरीके से है एक कार, ऐसे सी एक कार बना दी है। ये कार है किसी हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है ए एक्सेलेरेशन के साथ में। इसके अंदर में अगर मैं किसी स्फीयर है उसको लटकाऊंगा बिना एक्सेलेरेशन के, तो वो इस तरीके से शेप पे बनेगा। बट अब क्योंकि वो सूडो फोर्स भी उस पर लग रहा है, तो इस पर सूडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फ्रेम, जो फ्रेम है, फ्रेम का एक्सेलेरेशन है राइट डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस तरीके से शेप बना लेगी और स्मॉल मेटेलिक स्फीयर है वो ऐसा बन जाएगा। नीचे की डायरेक्शन में जो इसका वेट लग रहा होगा वो हो जाएगा mg। अब इसने वर्टिकल से एंगल थीटा बना लिया है, इस डायरेक्शन में लग रही होगी इस रस्सी में लगने वाली टेंशन, रस्सी की जो टेंशन है उसको। ठीक है, एक तो हमें इसमें जो टेंशन है वो निकालनी है, साथ साथ में ये जो एंगल थीटा है ना, इसको भी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों का आगे जाके जरूर काम में आएगा। तो भाई टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट करते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा टी कोस थीटा, टेंशन का इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा टी साइन थीटा। तो जो टी साइन थीटा है वो बन गया है एम ए के इक्वल, टी कोस थीटा है वो अपने पास में बन गया है एम जी के इक्वल। ये बन गया है इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई है इक्वेशन। बस इनको सोल्व करते ही अपने पास में टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल ही है। पहला मैं कर देता हूँ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इन जो इक्वेशन नंबर 1 है उन और 1 और 2 को पहले स्क्वायर कर देता हूँ, फिर ऐड कर देता हूँ। तो बन जाता है टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये अपने पास में इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, ये बन गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। राइट साइड से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ये बन गया है ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। टेंशन का जो स्क्वायर है वो बन गया है एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये बन जाती है इस केस में टेंशन। ठीक है, तो वर्टिकल में अपवर्ड एक्सेलेरेशन कर रहा होता तो वो भी क्वेश्चन लिख लिया, डाउनवर्ड कर रहा है तो भी क्वेश्चन लिख लिया, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन कर रहा है तो वो भी क्वेश्चन लिख लिया। इस केस में अगर हमसे इफेक्टिव ग्रेविटी पूछी जाए तो उसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर में पूछता हूँ ये वाला एंगल जो थीटा है वो क्या होगा, उस चीज़ के लिए कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम ए। तो टी से टी कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट। यहाँ पे जो एंगल है उसके लिए बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, एक सेकंड रुको उल्टा लिख दिया, एम ए अपॉन एम जी। ये बन जाएगा ए बाई जी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ ए बाई। तो ये हो जाता है एंगल विद वर्टिकल, कि वर्टिकल से उस पेंडुलम ने कितना सा एंगल बना लिया है, या जो स्फीयर है उसकी स्ट्रिंग ने कितना सा एंगल बना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है कि एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स, कि सूडो फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर में हम सूडो फोर्स लगा के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो है उसकी एप्लीकेशन, सबसे पहली टाइप की जो एप्लीकेशन है सूडो फोर्स की वो है पुली मास सिस्टम इन लिफ्ट। जो पुली मास सिस्टम है उसको मैंने लिफ्ट में रख दिया है, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम। इस तरीके से देखो,
एक जो पुली मास सिस्टम है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसी है। इसमें जो दो ब्लॉक हैं वो इस तरीके से, एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2। ठीक है, ये दो ब्लॉक हैं। अब इस पूरे सिस्टम को मैंने किसी लिफ्ट में रख दिया है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए नोट एक्सेलेरेशन से। ऐसा अगर कोई केस आता है तो अपने पास में इसके अंदर में क्या एक्सेलेरेशन होगा, क्या इसमें सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बेटा सूडो फोर्स लिखना बिल्कुल आसान है। M1 का जो वेट लगना था वो क्या था, M1G। साथ साथ में इस पे लगने वाला एक सूडो फोर्स भी आ गया है, क्योंकि क्या होगा M1 इंटू ए नोट। M2 का जो वेट है वो है M2G, और इस पे लगने वाला सूडो फोर्स है वो M2 इंटू ए नोट है। इधर है टेंशन T, इधर है टेंशन T। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब यहाँ पे पहली चीज आती है वो है एक्सेलेरेशन निकालना। एक्सेलेरेशन का जनरल फॉर्मूला होता था M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। जी लिखते थे पहले, अभी हम लिखेंगे जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए नोट, क्योंकि इस केस में ए नोट का सूडो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये बन गया है जी प्लस ए नोट। इधर पे टेंशन लिखते हैं तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। जी लिखते थे बट अभी क्या लिखा जाएगा, जी प्लस ए नोट। बस, ये इस केस में आंसर आ जाता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चलो उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये वाला सिनेरियो जब था जब M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है। ठीक है, तभी M1G माइनस M2G वैसे लिखा। ओके, तो चलो देखो, एक इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ये है। ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम है इसको मैंने किसी लिफ्ट में रखा हुआ है, और इस लिफ्ट पे दोनों एंड पे वेट लगा रखा है M1 M2, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है G/2 के एक्सेलेरेशन। ठीक है, G/2 के एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक मास है M1, एक है M2। साथ साथ में M1 गिवन है मोर देन M2। इस केस में निकालना है फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग। इसके अंदर में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालनी है। ये कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। पहले केस में हम लिखते थे G, अभी लिखा जाएगा G इफेक्टिव। तो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, G इफेक्टिव हो जाएगा G प्लस G/2, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका सूडो फोर्स ग्रेविटी को सपोर्ट ही करेगा। तो ये बन जाएगा, तो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये बन जाता है 3G/2 से 2 कैंसिल आउट। तो इसका आंसर बन जाता है 3M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। बस, इतना सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बिल्कुल सबसे सिंपल एप्लीकेशन इसकी यही है। इस पे बेस्ड एक आधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर देना चुटकियों में। अब स्टार्ट होता है इसका बढ़िया गेम, जो मुश्किल क्वेश्चन है उनका गेम। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है फर्स्ट पेज पे। सेकंड एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ। ये अपने पास में है टू ब्लॉक सिस्टम। अपने पास में एक टू ब्लॉक सिस्टम है, उनकी प्रॉब्लम्स में ये किस तरीके से काम में आएगा। ठीक है, तो टू ब्लॉक सिस्टम में पहला जो केस है वो करने वाले हैं केस नंबर। एक ब्लॉक है बेटा इस तरीके से, सॉरी एक वेज है ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो है वो मैंने मान लिया है वेज। वेज का जो मास है वो है कैपिटल M। ठीक है, इस वेज का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है थीटा। इसके ऊपर में मैंने एक ब्लॉक को रख दिया है जिस ब्लॉक का मास है M। ठीक है, तो इस केस में हमें कैलकुलेट क्या करना है,
इस केस में वेज का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कि जो ब्लॉक है ये उस पर स्लिप ना करे। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ वेज सच दैट ब्लॉक का मास m है, विल नॉट स्लिप, कि इसके ऊपर में स्लिप ना करे। देखो इसको ऐसे ही फ्रीली रखेंगे तो उस केस में ये स्लिप होके नीचे की तरफ में गिर जाएगा। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये स्लिप होके ऊपर से नीचे गिर जाए। तो उस केस में क्या है, ये जो वेज है उसको हमें इस डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, इसको इस डायरेक्शन में ए एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिस एक्सेलेरेशन की वजह से इस पर कुछ सूडो फोर्स लगेगा और वो सूडो फोर्स इसको गिरने से रोकेगा। यही एक अपने पास में ऐसा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है जिस केस में अपने पास में ये जो ब्लॉक है ये स्लिप ना करे। तो करते हैं इसकी प्रॉब्लम सोल्व। इस मास है, इस मास का जो एक्सेलरेशन है, इस मास का जो फोर्स है उसको लिखेंगे इस पे लगने वाला सूडो फोर्स, जो कि बन गया है एम में। ओके, इस पे लगने वाला जो वेट है वो हो गया है इस तरीके से, जिसको लिख रहा हूँ मैं एम जी, और इस पे जो नॉर्मल लग रहा है वो है ऐसे, ये हो गया इसका नॉर्मल। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब हम चाहते हैं कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो हो सके, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए, जिसकी वजह से ये स्लिप ना करे। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो या तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग में प्रॉब्लम सोल्व कर लो, या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलोंग सोल्व। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलोंग में सोल्व कर रहे हैं ताकि नॉर्मल है उसी के कंपोनेंट हमें करने पड़े, ताकि ज़्यादा कंपोनेंट्स अपने पास में ना रह सके। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट मैं कर रहा हूँ इस तरफ, नॉर्मल का एक कंपोनेंट कर देते हैं इस तरफ। तो जैसा कि हमें पता है ये वाला एंगल थीटा बनता है, तो इधर पे ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा एन कोस थीटा, ये कंपोनेंट बन जाएगा एन साइन थीटा। ओके, सारे कंपोनेंट बैलेंस्ड हैं। एन साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल। दैट मीन्स एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये बन गई है इक्वेशन नंबर। अब इनको सोल्व करके हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। एन से एन कैंसिल आउट, एम से एम, इस तरफ बन जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई, हमें ए ही निकालना है जिसकी वैल्यू आ जाती है जी टेन थीटा। सिर्फ यही सेम एक्सेलेरेशन नीट में पूछा गया था, इस चीज़ को डायरेक्टली याद रख लेना। ऐसा कोई भी सिस्टम है उसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है जी टेन थीटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसके पे बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था फाइंड आउट नॉर्मल ऑन वेज बाय ब्लॉक। ब्लॉक ने वेज के ऊपर में कितना सा नॉर्मल लगाया है ये पूछा गया था, तो उसके लिए यूज करी गई थी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यही उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दी। चलो दो क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। एक और क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में ही आया हुआ है, वो पूछा गया है फाइंड आउट नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू डू दिस। ऐसा मोशन कंटिन्यू रखने के लिए कितने नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब ये जो मैंने फोर्स, ये जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये एक्सेलेरेशन मिल सके। अब उस एक्सेलेरेशन से कौन सा ब्लॉक चल रहा होगा, सिर्फ वेज चल रहा है या वेज और ब्लॉक दोनों चल रहे हैं या सिर्फ ब्लॉक चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वेज और ब्लॉक दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये स्लिप भी नहीं हो रहा, मतलब कि दोनों ही चल रहे हैं। तो फोर्स है उसका आंसर हो जाता है
टोटल मास, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं, इंटू एक्सेलरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ये। तीनों क्वेश्चन जो हैं इस पे एग्जैक्टली सेम चीजें नीट में पूछी जा चुकी। ठीक है, जेई मेंस में भी पूछी जा चुकी हैं, तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी। ठीक है, अब ये था अपने पास में टू ब्लॉक सिस्टम में पहले सिनेरियो। एक और सिनेरियो भी है, वो सिनेरियो जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं लिखता हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2, ये देखो क्या अपने पास में केस है कि मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ वेज such that block M will fall freely। मिनिमम एक्सेलेरेशन बताना है कि वेज का सबसे कम एक्सेलेरेशन कितना हो कि वो फ्री फॉल ही कर जाए। देखो बेटे, ठीक है, वेज का सबसे कम एक्सेलेरेशन कितना हो जो इस पे रखा हुआ जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करता हुआ नजर आए। ठीक है, फ्री फॉल होने का क्या मतलब होता है वो समझने की जरूरत है। ठीक है, अब ये है कैपिटल एम। अब देखो बेटा इसमें क्या सिनेरियो है। अब अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ऐसे फिसलता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा, बट अगर मैं इसको इस तरीके से सरका दूं जिसकी वजह से क्या हो कि इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल है, वो नॉर्मल ही खत्म हो जाए। अगर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो स्मॉल एम है वो फ्री ही गिरेगा, क्योंकि ये इसके बीच में कांटेक्ट है ही नहीं, तो वो जैसे गिरना चाहे वैसे गिर सकता है। बस यही हमें कंसेप्ट लगा के चलना है। इसको राइट डायरेक्शन में हमें एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा। मिनिमम एक्सेलेरेशन है उसको मैंने ए लिख दिया है। अब इस डायरेक्शन में इसका सूडो फोर्स लगेगा जो कि होगा एम में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इसका वेट जो कि है एम जी। ठीक है, अगर नॉर्मल लिखना चाहो तो इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं। ठीक है, बट इसका कुछ काम आएगा नहीं। एम जी है, इसके कंपोनेंट करते हैं। एम जी का एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा जो कि आता है बेटा एम जी कोस थीटा, ये एंगल है थीटा बन जाता है। एम जी का इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो आ जाता है एम जी साइन थीटा। ऐसे ही एम ए के कंपोनेंट करते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा बनता है। एम ए का इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो बन जाता है एम ए कोस थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में जो एम ए का कंपोनेंट बनेगा वो बन जाता है एम ए साइन थीटा। इस तरीके से इसमें जो सारे कंपोनेंट लग रहे हैं वो सारे कंपोनेंट मैंने नॉर्मल टू द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। नॉर्मल अलोंग नॉर्मल टू इंक्लाइन, इंक्लाइन के नॉर्मल की डायरेक्शन में बैलेंसिंग करेंगे तो बन जाता है नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। इस तरफ वाले फोर्स और इस तरफ वाले फोर्स लिख, ऊपर की तरफ जो फोर्स है ये है, नीचे की तरफ जो फोर्स। बट क्योंकि इस केस में जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू तो जीरो ही हो चुकी है, तो क्या बन गया है एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। एम से एम कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है जी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है जी इंटू कोट थीटा। इस केस में ये जो सिनेरियो है इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, और ऐसा करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फोर्स पूछा जाए। इस केस में सिर्फ एक ही मास मूव कर रहा है, वो कैपिटल एम है वेज। इसका आंसर आ जाएगा एम जी कोट थीटा। ये हो जाते हैं अपने पास में सूडो फोर्स के दोनों सिनेरियो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन अगर करने हैं तो अपने चैनल पे ही मिलेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं।
ओके, ये सारे के सारी चीज़ें ये अपने पास में तीनों के तीनों जो सूडो फोर्स में पॉसिबल केस हैं वो हमने कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो सूडो फोर्स पे बेस्ड हैं, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास में सूडो फोर्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस गिवन अरेंजमेंट में जितनी भी सरफेस हैं सब स्मूथ है। व्हाट एक्सेलेरेशन शुड बी गिवन टू द सिस्टम फॉर विच ब्लॉक M2 डज नॉट स्लाइड डाउन। तो जिसकी वजह से जो ब्लॉक M2 है वो स्लाइड ना करें, मतलब दोनों ही जुड़े हुए हैं, कोई सा भी स्लाइड ना करें। ओके, तो ये अपने पास में सिनेरियो है। तो देखो M2 जो है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड में लग रहा है, M2G। ठीक है, हमें इसके वेट के काउंटर बैलेंस कोई ना कोई फोर्स चाहिए। इसका मतलब है M1A पे इस तरीके से सूडो फोर्स लग जाना चाहिए। ठीक है, तो जो कैपिटल M वाला ब्लॉक है उसको राइट डायरेक्शन में A एक्सेलेरेशन से मूव कराएं, तो उस केस में ऐसा कुछ सिनेरियो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो गया है। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग 0 होना चाहिए नो स्लीपिंग के लिए। इसमें कोई भी स्लीपिंग नहीं हो तो उस केस में M1A किसके इक्वल हो जाएगा, M2G के इक्वल। A की वैल्यू आ जाती है M2G अपॉन M1। इतना सिंपल सा इसका आंसर है और इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा इसका सिनेरियो है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड वो करते हैं। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें करने जैसी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से है, ए ट्रॉली इज फॉलिंग फ्रीली ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो ट्रॉली दिख रही है, ठीक है, द एंगल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम विद सीलिंग ऑफ द ट्रॉली अल्फा। ये जो एंगल अल्फा बन रहा है, इस अल्फा एंगल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ गिरता जा रहा है तो। हाँ, तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लो। अब मैं इसमें जो पेंडुलम है उसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस पेंडुलम को मैंने मिटा दिया है ताकि यहीं पे ही इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। अब देखो, इसके अंदर में जो पेंडुलम का बोब है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है वो मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो पेंडुलम है इसका जो वेट है वो लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा प्रॉपर सा बनाने के लिए ऐसे mg बना दिया है। mg का इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो इधर वाला बन जाएगा mg कोस थीटा, और इसका इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा mg साइन थीटा। क्लियर सी बात है, ऐसे कंपोनेंट लिख दिए हैं। समझने के लिए ऐसे थोड़े बड़े छोटे ऐसे लिखे हैं बट एक्चुअल में प्रॉपर ही तरीके से। अब अगर मान लेते हैं कोई भी अपने पास में ऐसा कुछ ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा कुछ ब्लॉक है, वो अगर स्मूथ सरफेस पे ऐसे ऊपर से नीचे गिरता हुआ जा रहा है तो उसका एक्चुअल में एक्सेलेरेशन कितना होता है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो होता है। ट्रॉली में इस तरफ जब फोर्स लग रहा होता है वो है mg साइन थीटा, इस तरफ जो फोर्स लग रहा होता है वो है mg कोस थीटा, और ऊपर की तरफ जो लग रहा होता है वो है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल है वो mg कोस थीटा को बैलेंस कर देता है इस डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलेरेशन बनता है वो बनता है mg साइन थीटा अपॉन इसका मास है m, तो ये बन जाता है g साइन थीटा। तो जी साइन थीटा के एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ में जा रहा होता है। तो यही अपने पास में सिनेरियो है। तो इस केस में जो ट्रॉली है वो नीचे की डायरेक्शन में गिर रही है, वो जो एक्सेलेरेशन है a, उसकी वैल्यू है जी साइन थीटा। अब क्योंकि ये जो फ्रेम है ये नीचे की तरफ में इस इंक्लाइन प्लेन की तरफ में जी साइन थीटा से गिर रही है, तो इस पे लगने वाला एक सूडो फोर्स भी होगा। इस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स होगा उसकी वैल्यू बन जाएगी एम ए, जो कि अपने पास में बन जाता है, एक एम ए है, इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। एम ए है, इसकी वैल्यू बन गई है मास इनटू फ्रेम का एक्सेलेरेशन, जो कि है जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ भी एम जी साइन थीटा है, इस तरफ भी एम जी साइन थीटा है, ये दोनों फोर्स तो बैलेंस ही हो गए। सिर्फ इस पे एकमात्र फोर्स बचा है एम जी कोस थीटा, जो कि इस तरफ लग रहा है। इसका मतलब है ये जो सीलिंग है ये इतना सा एंगल बना लेगी।
इसका मतलब क्या है, जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू बन जाएगी 90 डिग्री। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ो इसको। कुछ भी चीज़ें अगर बचती हैं तो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखो।